आपको थियरी की मॉड्यूल मिल गई और उसमें एमसीक्यू भी है, ठीक है, भर भर के हैं, आराम से करके रहो बेटा। 12th में ना टोटल केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है। कितने? उसमें पहले 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, 1 2 3। अगर ये 3 चैप्टर ठीक से कर लिए तो पास, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद जो होगा वो सब बोनस। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ठीक। और पार्ट 2 पूरा चैप्टर नंबर 6 to 10 वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो 11th में ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 चैप्टर है, वो ठीक से पढ़ लिए तो 12th में पार्ट 2 में मजा आएगा। अगर 11th का ऑर्गेनिक वीक है, मैंने आपको 11th के क्लास में भी बोला था, अगर 11th का ऑर्गेनिक वीक रह गया तो पार्ट 2 का वेटेज बोर्ड एग्जाम में भी 48% है, पास भी नहीं हो पाओगे। सर अभी तो बोला पहले 3 चैप्टर कर लोगे तो पास, तो उसमें तो सब करेगा ना। तो पहले 3 चैप्टर का वेटेज है बेटा 36 मार्क्स। दूसरी बात, 11th में बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम है, मोल कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इन सब में न्यूमेरिकल है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, इक्विलिब्रियम में ही 100 है। 12th में ऐसा नहीं है, 12th में सिर्फ 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और ये तीनों मिला के भी 100 नहीं होंगे, तो अच्छी बात है। तो कंपेयर टू 11th 12th केमिस्ट्री जो होता है वो थोड़ा आसान होता है, अगर पार्ट 2 में आपकी ग्रिप है तो। पार्ट 2 मतलब 11th की पार्ट 2 में ऑर्गेनिक में आपकी ग्रिप है तो, ठीक है। तो हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। आपकी फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस होगा चैप्टर 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, और मैं खत्म करूंगा 1 2 3 6 7 8 9। तो सॉल्यूशन का मतलब पहले तो मुझे ये बताओ, चैप्टर का पूरा नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। बताओ ये सॉल्यूशन है कि नहीं? नहीं है? क्या ये सॉल्यूशन है? अच्छा, इसका जो भी आंसर दोगे ना आप गलत होंगे। अगर आपने बोला हाँ सर ये सॉल्यूशन है, मैं कहूंगा नहीं बेटा ये सिर्फ पानी है, एंड वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर आपने ये कहा कि नहीं सर ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ पानी है, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं इसमें घर से नमक डाल के आया था, है कि नहीं। कहने का मतलब सॉल्यूशन को देख के जज नहीं कर सकते कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। ये सॉल्यूशन की पहली बात। दूसरी बात, सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पिछली सेंचुरी में हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा बातें मत करो प्लीज, यहां ध्यान दो। 11th में मोल कॉन्सेप्ट में आपने सुना होगा होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो डेफिनेशन बेटा सॉल्यूशन की ये है, 2 or more compound in a homogeneous mixture and they do not interact with each other। उन दोनों का बेटा आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां ऐसे लिखूं एसिड प्लस बेस, तो बोलो ये सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एसिड प्लस बेस को बेटा हम ट्रू सॉल्यूशन में डिफाइन नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर। दूसरी एक बात, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बेटा क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा ही एक एग्जांपल दूं, सैंड प्लस वाटर, तो बोलो क्या ये सॉल्यूशन बनेगा? ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, तो ये सॉल्यूशन बनेगा? ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाँ ये हेट्रोजीनियस है। क्योंकि कैसा सॉल्यूशन है भाई? हेट्रोजीनियस। तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखना, एक है ट्रू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। दूसरी बात, आपस में इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, इंडिया का नेशनल ड्रिंक है अल्कोहल, इलीगल जो भी हो, तो अल्कोहल में बेटा लोग कुछ भी मिक्स करेंगे बट वो होगा वाटर फॉर्म में।
या तो अल्कोहल में पानी मिलाएंगे, या तो कार्बोनेटेड वाटर मिलाएंगे, थम्स अप, कोका कोला जो भी हो उसमें भी 90% वाटर। कभी किसी ने मतलब कभी देखा आपने कि किसी ने विस्की में ऑरेंज जूस मिक्स किया हो? तो ऐसा क्यों कि अल्कोहल में पानी मिलाते हैं, मतलब कुछ नर्सरी को छोड़ दो, वो तो सीधा डायरेक्ट घटक लेते हैं। अल्कोहल के साथ पानी को ही क्यों मिक्स किया जाता है? डाइल्यूट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए? नहीं, उसका आंसर भी ये चैप्टर खत्म होते होते मिल जाएगा। मतलब ये चैप्टर समझ आए ना, आपको पैक बनाना समझ आ जाएगा। 60 ml, 30 ml, 120 ml, बराबर पटियाला पैक, वो सब क्या होता है, वो ये चैप्टर खत्म होते होते आप सीख जाओगे। तो उसका भी एक टर्म होता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हरकांश है भाई? हाँ छे। चलिए तो बेटा आप सबसे पहले तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखो चलो यहां जान दो भाई। So, solution is a homogeneous mixture of two or more component। इसमें वो कंडीशन नहीं लिखी मैंने, नॉन रिएक्टिव, दोनों बेटा एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। हाँ जी, ये सब ना आप लोग पहले बता दिया करोगे। क्या है भाई? चलो, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो दो कंडीशन ध्यान रखनी है, पहली होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरी नॉन रिएक्टिव। अब आप जो दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, उन दो में से जो लार्ज अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, और कम अमाउंट में होगा वो, और जो बनेगा वो। इसका प्यारा सा एग्जांपल बेटा, नमक को आप पानी में डालो तो ज्यादा अमाउंट में कौन है? तो सॉल्वेंट कौन हुआ? कम अमाउंट में कौन है? तो सॉल्यूट कौन हुआ? इन शॉर्ट, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो, और जो बन रहा है वो। क्लियर? और बेटा ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि ये सॉल्यूशन नहीं है, वाटर प्लस सेंट, इसको हम सॉल्यूशन नहीं मानते। और एक बार सॉल्यूशन बन गया तो उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लेमन वाटर दे दूं और आपसे कहूं इसमें से विटामिन सी अलग करो, या शुगर को पानी में डाल दूं अच्छे से मिक्स करो, आपसे कहूं शुगर को अलग करो, केमिकल प्रोसेस से हो सकता है, फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन की कुछ खास बातें हैं। पहला, नेकेड आई से पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। दूसरा, होमोजीनियस होना चाहिए। तीसरा, कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, और सॉल्यूशन बनने के बाद आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जो कम अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्यूट। ज्यादा अमाउंट में है वो, जो डिसॉल्व हो रहा है वो, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो, जो बन रहा है वो। अगर आपसे सॉल्वेंट की डेफिनेशन पूछे तो आपको यही लिखना है, बट ये गड़बड़ है थोड़ा। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। वही नेचुरल ड्रिंक का एग्जांपल ले रहा हूं। 30 ml इथेनॉल प्लस 70 ml वाटर, बोलो टोटल कितने ml का पैक बना? क्या बात। अब इन दोनों में बेटा सॉल्यूट कौन है? बेटा सॉल्यूट। और कोई डाउट? अच्छा, अब किसी को मान लो बेटा पटियाला पैक की आदत है, 50 ml इथेनॉल प्लस 50 ml वाटर, सॉल्यूशन कितने ml का? अब बता सॉल्यूट कौन? दोनों सेम है। अब मान ले 70 ml इथेनॉल है एंड 30 ml वाटर है। ये लोग एम्स हॉस्पिटल में पाए जाते हैं।
इसमें बताओ सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है? ये क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि जब आप दो लिक्विड को मिक्स करोगे ना, दो लिक्विड को, तो ये हायर अमाउंट लोअर अमाउंट वाली डेफिनेशन नहीं काम आती। बट क्योंकि एनसीईआरटी हमारी गीता है, आपसे सॉल्वेंट पूछे तो हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो लार्ज अमाउंट में है वो क्या है? सॉल्वेंट, और जो स्मॉल अमाउंट में है वो। बट ये लिक्विड सॉल्यूशन पर हर बार अप्लाई नहीं होती। क्या इसमें ठीक से अप्लाई होगा ये डेफिनेशन? इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो बेटा ध्यान आपको ये रखना है कि फाइनल सॉल्यूशन का जो फेज होगा, फाइनल सॉल्यूशन का जो फेज होगा, सॉल्वेंट भी उसी फेज में होगा। अब फेज कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, इन दोनों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना वो किस फेज में है? लिक्विड। तो सॉल्वेंट भी किस फेज में होगा? लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड सुनते ही दिमाग में क्या आएगा? वाटर। तो इसमें भी यही सॉल्वेंट है, यही सॉल्वेंट है। हेलो, ज्यादा कम पे मत जाना। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं 98% H2SO4 का सॉल्यूशन, कितने परसेंट? तो 100 के हिसाब से उसमें H2SO4 कितना है? बाकी 2% क्या है? तो सॉल्वेंट कौन हुआ? ये वाटर ही होगा। अगर आपके सॉल्यूशन में एक बूंद भी पानी है तो सॉल्वेंट वही होगा। इनटू ब्रैकेट, इफ फाइनल मिक्सचर इज इन लिक्विड फेज। एक बूंद पानी है और फाइनल बन रहा है वो सॉलिड फेज में बन रहा है, तब नहीं। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन क्लियर है। बीएसक्यू में, एमसीक्यू में क्या लिखेंगे? लार्ज अमाउंट में है वो क्या है? कम अमाउंट में है वो। पर ये दो लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अल्टीमेटली बेटा सॉल्वेंट वो होगा जिस फेज में सॉल्यूशन होगा। मतलब सॉल्यूशन मतलब जो मिक्सचर बन रहा है वो और सॉल्वेंट दोनों का फेज ऑलवेज सेम होगा। और अगर आपके सॉल्यूशन का फाइनल फेज लिक्विड है तो लिक्विड का आइडियल मतलब होता है वाटर। तो इन दोनों केस में सॉल्वेंट पानी ही है। ठीक है भाई? तो बेटा इसमें ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल है। 2 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड इन 50 ग्राम बेंजीन। तो 50 ग्राम सॉल्वेंट है ये जरूरी नहीं है। उनके मोल मान लो, मोल जिसके ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो, या फिर हमें फेस देखना पड़े। आपको ये नहीं देखना है कि जो ज्यादा है, जैसे मान लो कंपाउंड ए है 5 ग्राम और कंपाउंड बी है 50 ग्राम, तो आप बोलोगे सर ये सॉल्वेंट है। जरूरी नहीं है। इसका मोल निकालने के बाद पता चला इसके मोल काफी कम है और इसके मोल काफी ज्यादा है, तो जिसके मोल ज्यादा आएंगे वो सॉल्वेंट होगा। जिसके मोल ज्यादा आएंगे वो सॉल्वेंट होगा। मैं ठीक से समझा पा रहा हूं आपको? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। जो डिसॉल्व हो रहा है वो, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो, और जो बन रहा है वो। सॉल्यूशन जिस फेज में होगा सॉल्वेंट भी उसी फेज में होगा। यहां तक ठीक है? कोई परेशानी? डेफिनेशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, फिजिकल मेथड से सेपरेट, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होंगे। अच्छा, एक और मजेदार बात सुनो। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज एक हो, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें पानी में लेमन जूस डालते हैं, शुगर डालते हैं, जलजीरा डाल दिया, जो भी आप डाल सकते हो। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होगा। अब और सुनो, अगर सॉल्वेंट भी एक है, सॉल्यूट भी एक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अगर सॉल्यूट 2 है, सॉल्वेंट एक है, तो टर्नरी सॉल्यूशन। ये 3 हो, ये 1 हो, टेट्रानरी सॉल्यूशन। मजे करो, हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी है। एक सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा। बाइनरी समझ गए? बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट, और अगर कंपोनेंट 2 है तो डेफिनेटली एक क्या होगा? सॉल्यूट, और दूसरा। तो टर्नरी मतलब सॉल्वेंट तो एक ही हो सकता है, तो टर्नरी का मतलब उसमें सॉल्यूट 2 होंगे। ठीक है? और इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमारे किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा सॉल्यूट नहीं आएंगे, सिर्फ 2 कंपोनेंट ही होंगे। यहां तक ठीक है बेटा? ये हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़े। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
अब सॉल्यूशन सुनते ही दिमाग में आएगा कि सॉल्यूशन लिक्विड होता है, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। फिर से ध्यान से देखो, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अभी 2026 में जो एग्जाम होगी ना, उसमें यहां से एक एमसीक्यू आएगा, देख लेना 15 दिन बाद, और आपके एग्जाम में भी आएगा, तो प्लीज समझ लेना एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल एज इट इज नहीं आएगा, हाँ, तो याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन जिस फेज में होगा, सॉल्वेंट भी उसी फेज में होगा, देख लो। अगर सॉल्यूशन है सॉलिड तो सॉल्वेंट भी, अगर सॉल्यूशन है लिक्विड तो सॉल्वेंट भी, और सॉल्यूशन है गैस। अब यहां सॉलिड में सॉलिड डालो, लिक्विड डालो, गैस डालो, तो इसकी तीन सब कैटेगरी हो गई। इसमें भी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। इसमें भी सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस। तो यहां से सवाल नहीं बनता क्योंकि सबको पता है। अब यहां देखो, ये लार्ज अमाउंट में होगा, अरे हाँ ना बोल, अच्छा ये कम अमाउंट में होगा। तो आपको ऐसा एग्जांपल सोचना है कि आप जो डिसॉल्व कर रहे हो वो भी सॉलिड है और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो भी सॉलिड है, समझ रहे हो? अच्छा, इसे कहते हैं अलॉय। तो जब गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो उसमें ये यूज होता है, लिक्विड गोल्ड, लिक्विड, उसमें ज्यादा ये ऐड करते हैं। फाइनल सॉल्यूशन तो सॉलिड फेज में बनता है ना, समझ आया? तो इसके अलावा कोई भी एग्जांपल ले लो, ब्रास, स्टेनलेस स्टील। अलॉय में क्या होता है बेटा, दो मेटल को मिक्स करते हो ना, दोनों ही सॉलिड फेज में होता है ना, तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो भी सॉलिड, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो भी, और अल्टीमेटली जो बन रहा है वो भी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को बाइफरकेट भी कर लूं तो कॉपर और गोल्ड को मिक्स करोगे तो इसमें सॉल्वेंट होगा गोल्ड और यहां आएगा कॉपर, पता ना 22 कैरेट। तो 2 कैरेट क्या होता है उसमें कॉपर, और 22 कैरेट क्या होता है गोल्ड। तो इन दोनों में अगर पूछे तो सॉल्वेंट क्या है, गोल्ड। अरे यार ऐसे मत देखो, समझ पा रहे हो आप? पहली बार पढ़े सॉलिड सॉल्यूशन, हाँ तो होता है बेटा, उसमें क्या। ये आपने पढ़ा होगा एमालगम। मर्क्यूरी एक लौता मेटल है जो लिक्विड फेज में होता है ना, तो वो ज्यादा, मतलब यहां क्या आएगा मर्क्यूरी, और लिक्विड मतलब, आई एम सॉरी उल्टा हो गया। तो इसे कहते हैं बेटा सोडियम अमालगम। क्या कहते हैं? अगर यहां सोडियम की जगह जिंक हो तो जिंक अमालगम, पोटेशियम हो तो, एक मेटल कोई भी हो जो कि सॉल्यूट है, इसको आप डिसॉल्व करो किसमें, मर्क्यूरी में। समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? तो अमालगम वाले केस जो है ना वो इस तरह के सॉल्यूशन में आएंगे। और ये आपके लिए नया है। पैलेडियम एक मेटल होती है, एक मॉल भी होता है पैलेडियम मॉल, बट यहां ये पैलेडियम मेटल है। अब पैलेडियम मेटल की बेटा जो अरेंजमेंट है वो ऐसी है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। तो इसके ऊपर से अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे ना तो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब समझते हो? जैसे अभी आप केमिस्ट्री को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पर पैलेडियम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पंज देखा है आपने? उसको पानी में डालोगे तो क्या करेगा? बस तो वही तो कह रहा हूं, पैलेडियम की रोड है, उसके ऊपर से अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, पास हो, तो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड। एब्जॉर्ब कौन हुआ, हाइड्रोजन, किसने किया, पैलेडियम, तो H2 प्लस पैलेडियम। सिंपल। अच्छा, यही केस एग्जाम में एमसीक्यू में आएगा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। आपको इमेजिन ये करना है कि दो सॉलिड हो, कम कौन है ज्यादा कौन है, फिर आपको टिक करना है, ठीक है? ऐसे अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये तो बेटा बहुत प्यारे से एग्जांपल है, देख लो। सॉलिड लिक्विड, शुगर प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो पता ही है सबको। गैस लिक्विड, ये भी कार्बोनेटेड वाटर, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो सब। तो यहां से सवाल वैसे भी नहीं बनने। ये देखो, गैसियस अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर गैसियस है तो बेटा सॉल्वेंट भी कौन होगा? अच्छा, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस। अच्छा, सॉलिड गैस ये है बेटा कैम्फर प्लस N2, कपूर जिसको बोलते हैं ना, वो क्या होगा बेटा, सीधा इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट हो जाएगा मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है,
तो कैम्फर प्लस N2। इसके जगह पर ड्राई आइस भी लिख सकते हो। इसी एग्जांपल में क्या आएगा, ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड गैस डायरेक्ट, उसमें लिक्विड फेज नहीं होता। क्लोरोफॉर्म प्लस N2, किसी को अगर सुला देना हो तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं। एंड लास्ट में गैस, गैस तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी काफी कम पूछा जाता है। तो ये 3 और ये 2, टोटल 5 केस याद रख लें। और एग्जाम्पल रटना नहीं है। सवाल ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, या लिक्विड सॉल्यूट इन गैसियस सॉल्वेंट, ऐसा एग्जाम्पल वो दे देगा 4 ऑप्शन। क्लियर। तो टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कितने तरह के बेटा, जिसमें से 3 सॉलिड, 3 लिक्विड, 3 और मजे करो, हमारे सिलेबस में बस यही 3 है। एमसीक्यू के लिए सब है, हमें इसी तरह के सॉल्यूशन को पढ़ना है। बाइनरी पहली कंडीशन, दूसरा सॉलिड सॉल्यूशन, ऐसा नहीं, एक से ज्यादा सॉल्यूट हो गए नहीं, कितना आसान है बताओ। तो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर पूरा चैप्टर है। आगे बढ़े, क्या मैं सॉल्यूशन ठीक से समझा पाया? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन की कंडीशंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टी, होमोजीनियस मिक्सचर, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन बनने के बाद उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट, केमिकल मेथड से कर सकते हो, बराबर। और इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है। ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं? बेटा सॉल्यूशन के आते ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो आती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हो। और एनसीईआरटी बहुत खतरनाक किताब है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स 11th में है और कुछ 12th में है, तो मैं सारी यहीं पढ़ा देता हूं आराम से। बट ध्यान रखना, जेडब्ल्यू नीट में एमसीक्यू आया तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सवाल मोल कॉन्सेप्ट से माना जाएगा, इस चैप्टर से नहीं। क्लियर। बट हमें तो नहीं देनी सर, तो बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक में 4 टर्म है वो तो करनी पड़ेगी तुझे। दूसरी बात, कई किताबों में या कई जगह पर आपको फॉर्मालिटी और ये पुराने वाली डेफिनेशन मिलेगी, पर नई किताबों में वो नहीं है। तो ये 8 टर्म ठीक से कर लो, आपका काम हो जाएगा। और 8 टर्म भी बहुत बड़ी बात है ठीक से तैयार करना, तो इसके ऊपर सवाल आना फिक्स है। आप कोई भी एग्जाम दो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर सवाल जरूर आएगा। शुरू करें? पहले तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बताओ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आप मुझे सॉल्युबिलिटी का मतलब ही बता दो। अच्छा, इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसके कुछ एमसीक्यू में हमने देखा भी था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया था, मोलरिटी पूछी थी। तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या लिंक है? सॉल्युबिलिटी समझते हो? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा नमक है, ये ले नमक, इसको डिसॉल्व कर, तो तू उसको जाके दूध में डालेगा, पेट्रोल में, केरोसिन में, पानी में, है कि नहीं? और मैं तुझे एसीटोन दूं, एसीटोन, तो उसके लिए तुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए, बेंजीन, सॉरी नॉन पोलर। कहने का मतलब यह है कि हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। अभी मैंने बताया बेटा, अल्कोहल पीने के मजे लेने हो तो उसके साथ कुछ ही सॉल्वेंट अच्छे लगते हैं। वोडका पी रहे हो अलग बात है, विस्की के साथ आप ऑरेंज जूस नहीं डाल सकते, वोडका के साथ कोका कोला नहीं डाल सकते। मैं समझा रहा हूं आपको, वोडका के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कोकोनट वाटर। नहीं पता? अच्छा, आज टेडी डे है ना, टेडी डे, तो टेडी डे पर मेरी तरफ से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर में कोई रील बनाओ तो नीचे लिखना सोर्स बाय पंड्या जी ऑन टेडी डे। हाँ, कि सर ने टेडी तो नहीं दिया, एक बहुत अच्छी एडवाइस तो दी। सुनो बेटा, कहने का मतलब यह है कि हर सॉल्वेंट हर सॉल्यूट के लिए नहीं बना। तो कॉन्सेंट्रेशन में और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस ध्यान से समझ लो, यहां नहीं लिखा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसने परफेक्ट बोला अभी जो बोला वो।
सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मान लो 250 ml का एक ग्लास है पानी का, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच। अब आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 250 ml में नमक कितना, 2 चम्मच नमक डाल दिया, 3 चम्मच नमक डाल दिया, 4 चम्मच नमक डाल दिया, एक पॉइंट के बाद नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा ना, दैट इज सॉल्युबिलिटी। और उसी को हम कहते हैं बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना है, ये कौन बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्वेंट की होती है कि भाई अब पानी की नमक को डिसॉल्व करवाने की क्षमता खत्म हो गई। जो कह रहा हूं समझ पा रहे हो आप? पानी में कितने ग्राम नमक डाला वो कॉन्सेंट्रेशन है, पानी मैक्सिमम कितना ग्राम नमक डिसॉल्व करवा सकता है वो पानी की सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के लिए कि भाई 250 ml पानी में आप कितना सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। क्लियर? ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट पार्टिकल्स। एक बात बताओ, मान लो मेरे पास 3 ग्लास है, तीनों में 250 ml पानी है। पहले ग्लास में 1 चम्मच रसना शरबत, 11th में भी दिया था ये एग्जांपल। दूसरे ग्लास में 2 चम्मच रसना शरबत, और तीसरे ग्लास में 3 चम्मच रसना शरबत। तो तीनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ग्लास कौन सा है? कैसे तय किया? सॉल्यूट ज्यादा था ना, यस, क्योंकि सॉल्वेंट तो तीनों में कितना था, 250 ml। अरे हाँ या ना बोल। अच्छा अब सोच, पहले ग्लास में 250 ml वाटर, 1 चम्मच रसना, दूसरे ग्लास में 500 ml वाटर, 2 चम्मच रसना, और तीसरे ग्लास में 750 ml वाटर और 3 चम्मच रसना। तीनों सेम हो गया, क्योंकि आप सॉल्वेंट भी बढ़ाते जा रहे हो और सॉल्यूट भी बढ़ाते जा रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन तब डिफाइन होगा जब सॉल्वेंट फिक्स हो, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर जो भी हो। तो कॉन्सेंट्रेशन की सभी डेफिनेशन में सॉल्वेंट फिक्स, सॉल्यूट को बढ़ाओ या कम करो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी। हेलो, दोनों को बढ़ाओगे तो, दोनों को कम करोगे तो नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कांस्टेंट क्या कर दिया, सॉल्वेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितनी भी है उन सब में सॉल्वेंट फिक्स है। किसी डेफिनेशन में 100 ml है, किसी डेफिनेशन में 1 लीटर है। अब उसमें आप कितना सॉल्यूट डालोगे उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। सो कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स रखना है ऑलवेज। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होती है वो 2 होती है, हमें इसके इंटर रिलेशन को भी समझना है, इसलिए 2 पार्ट समझ लो। यहां पर है ग्रुप ए वाली टर्म। ग्रुप ए वाली टर्म में बेटा वॉल्यूम आएगा सब फॉर्मूला में, इन सभी के फॉर्मूला में क्या आएगा, वॉल्यूम। और ग्रुप बी वाली टर्म में सब में क्या आएगा, मास। अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ, अभी भाई 40 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी का वॉल्यूम और 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर, दोनों अलग अलग होगा ना। बट मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता। बाहर गर्मी थी, मैं अंदर आ गया, एसी चालू है, तो मेरा मास चेंज हो गया? नहीं होगा ना। तो यहां से सवाल बनता है एकदम प्यारा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये 4 टर्म कैसी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अभी आप देखते हो ना 300 प्लस AQI, तो उसके लिए हमें ऐसी टर्म चाहिए जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि फिर 2 बजे गर्मी ज्यादा है वो चेंज हो जाएगा, 6 बजे गर्मी कम है वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वो ppm में मेजर होता है। डस्ट पार्टिकल जो होता है ना वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो वो ppm से मेजर होता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कितनी है, ये 4, और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कितनी है, ये 4। तो वॉल्यूम रिलेटेड मैंने यहां लिखा भी है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, और वो 4 टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। सबसे पहले बेटा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको ऐसे लिखते हैं परसेंटेज V बाय V। वेट बाय वॉल्यूम तो बेटा परसेंटेज W बाय V। मोलारिटी तो बेटा सबको पता है, एंड नॉर्मलिटी।
बराबर। मोल कॉन्सेप्ट में एन फैक्टर का यूज कर लिया है हमने, सॉरी उसमें। परसेंटेज बाय मास का मतलब होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। मोल फ्रैक्शन याद करो, चाय लिखते हैं, बोलते हैं काय। फिर मोलारिटी स्मॉल एम एंड पार्ट्स पर मिलियन। कितनी टर्म हो गई टोटल? 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। 4 टर्म जो वॉल्यूम रिलेटेड है, बोलो परसेंटेज वी बाय वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी। जो मास रिलेटेड है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, पीपीएम। तो ये चारों टर्म पता होनी चाहिए ताकि इंटर कन्वर्जन ठीक से कर पाओ। और मोस्ट कॉमन सवाल आता है ना बेटा, वो आता है मोलारिटी का रिलेशन किसके साथ। अब कई बार देख लेना, मैं जे का सवाल भी कराऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा कब डेंसिटी का यूज करना है। अगर इसमें से इसमें जाना हो तभी डेंसिटी का रोल आएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, ये वॉल्यूम रिलेटेड है। और ये सिमिलरली ग्रुप बी से ग्रुप ए पूछा हो तो भी डेंसिटी चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, डेंसिटी देता है और मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी पूछता है। क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन से मोलारिटी। भाई वहां डेंसिटी चाहिए नहीं, तुझे परेशान करने के लिए दिया है। तो कई बार क्वेश्चन में इनएप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देके आपको कंफ्यूज करने के लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी में कौन सी टर्म है ये पता होना चाहिए। अब मान ले मोलारिटी से नॉर्मलिटी पूछा हो तो डेंसिटी नहीं चाहिए, यहां से यहां ना हो। ग्रुप ए वाली टर्म से ग्रुप बी वाली टर्म में जाना हो तभी डेंसिटी जरूरी है, अदरवाइज नहीं। समझ आया? तो ग्रुप ए में बोलो तो कौन कौन सी टर्म है, वी बाई वी, डब्ल्यू बाई वी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी। और ग्रुप बी में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, पीपीएम। पीपीएम रेयर ऑफ द रेयर के 100 में से एक सवाल अगर आया तो आया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या यहां तक समझ आया? तो बेटा हम इस सीक्वेंस में ही जाएंगे, आपको भी इसी सीक्वेंस में जाना है। अब परसेंटेज वाली जितनी भी टर्म है ध्यान से समझ लेना भाई। परसेंटेज एक्स ऑब्लिक वाई, उसमें ये जो है ना ऊपर वाली टर्म ये बताएगा सॉल्यूट, क्या बताएगा, और नीचे जो टर्म है वो बताएगा सॉल्यूशन। नीचे मतलब सॉल्यूशन। अब 3 टर्म आ रही है देखो तो, परसेंटेज वी बाय वी, डब्ल्यू बाय वी, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। ध्यान से समझना, तीनों के मतलब है। ये वी किसके लिए है, सॉल्यूट, हाँ। और ये वाला भी सॉल्यूशन। ये डब्ल्यू किसके लिए, और ये वी, ये। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देख, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो लिक्विड है, इसलिए तो वॉल्यूम यूज किया है भाई। और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड है, तो सॉल्वेंट भी कैसा होगा। समझ आया भाई? ये क्या बता रहा है, सॉल्यूट। सॉल्यूट का एमएल, एमएल मतलब किस में बेटा, वॉल्यूम मतलब लिक्विड फेज होगा ना। जो बन रहा है वो, अच्छा वो भी किस में बन रहा है, तो बेटा सॉल्वेंट भी क्या होगा। समझ आया? फिर से एक बार, यह सॉल्यूट किस फेज में होगा, सॉलिड। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट, सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट। फिर से एक बार, परसेंटेज वाली टर्म में जो ऊपर वाला टर्म है वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट करेगा, क्या, और जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में वो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो V बाई वी में जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो वो लिक्विड है, सॉल्यूशन जो बन रहा है वो भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। W बाई वी जिसको डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉलिड, सॉल्यूशन बन रहा है वो लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी। मैं टेबल बना के लिख दूं, ले, परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज W बाई वी, परसेंटेज W बाय W। यहां लिखूंगा मैं सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट।
बेटा अगर आप चाहते हो कि कंसंट्रेशन के सवाल आप ठीक से कर पाओ तो प्लीज यहां ध्यान दो। बोर्ड गुड सेट के लिए तो आईएमपी है ही। बताओ इसमें सॉल्यूट किस फेज में है? लिक्विड। सॉल्यूशन भी, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी। सिंपल। अच्छा W बाई V में सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। W बाई W में ओके। और परसेंटेज बेटा कितने पर कैलकुलेट करते हैं? 100। तो जो सॉल्यूशन है ना वो टोटल 100 का होगा। परसेंटेज कितने पर काउंट होते हैं भाई? तो सॉल्यूशन का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 100 होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो 100 ml और सॉलिड है तो 100 ग्राम। अरे यार, क्योंकि परसेंटेज आपका भी 10th का पेपर 100 नंबर का क्यों होता है? क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान है। आपके मैथ्स में मान लो 80 मार्क्स है, कितने? 80। कितने में से? तो मैं आपको मैथ्स के परसेंटेज पूछूं तो कितने हुए? तो मैं आपसे ये कहूं कि 10% V बाई V, तो इसका मतलब सॉल्यूट 10% है। तो सॉल्यूशन टोटल 100, तो बाकी बचा वो सॉल्वेंट होगा। समझ आया? मैं बेटा आपसे कहूं कि 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का, और मैं इसको लिखूं ऐसे 10% V बाई V सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। बराबर। तो मुझे बताओ इसमें इथेनॉल कितना होगा? 10% मतलब कितने ml? 10 ml। पानी 90 ml और टोटल 100 ml। विस्की के बोतल के पीछे ये लिखा होता है 40% V बाई V। टकीला 98% V बाई V। मतलब ये वार्निंग दे रहा है कि मलेगा तू, गलेगा, निपट जाएगा, रहने दे, मत पी। पर ऐसा लिखा होता है, बोल्ड लेटर में लिखते हैं ऐसे 40% V बाई V अल्कोहल, ऐसे लिखा होता है। और सबसे ज्यादा वो देसी ठर्रे पी के मरते हैं, क्योंकि जो देसी बना रहा है उसको केमिस्ट्री थोड़ी आती है। वो इथेनॉल बनाने जा रहा है, बन रहा है मिथेनॉल। और 1 ग्लास मिथेनॉल स्वर्ग के दर्शन, 2 ग्लास पी लिया दर्शन बंद, आंखें चली जाएगी। 3 ग्लास पी लिया किडनी फेल, 4 ग्लास में नर्क के दर्शन सीधे। मिथेनॉल इज पॉइजनस। तो जो विदेशी ब्रांड की दारू होती है ना, जो प्रॉपर की उनकी R&D होती है, ठीक से बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, इसका ही तो भाई है CH3OH। तो गलती से अगर देसी ठर्रे में ये बन गया और जिसने ये पी लिया, फिर उसको इसमें मजा नहीं आता, क्योंकि वो तो देसी पोटली आती है 10 रुपए की। अरे मैं नहीं पीता बेटा, पर मुझे बेटा आपने नहीं, सब कुछ एक्सपीरियंस खुद किए वैसे जरूरी थोड़ी है। जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने नहीं किए फिर भी आपको सब मालूम है। समझ रहे? तो ऐसा नहीं होता कि खुद पहले करो फिर एक्सपीरियंस होगा। तो फिर बोला हम सब में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, तो ऐसे नहीं होता बेटा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, कितने बच्चों के मुंह में पानी आ गया, सर ऐसे एग्जाम्पल मत दो सर। हाँ वही पानी पी जाओ और तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि V बाई V ठीक से समझना, W बाई V, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होंगे आप। तो अब मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं पहली टर्म की, दैट इज परसेंटेज V बाई V। देखो यहां ध्यान दो, परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू, बस इन लोगों का अटेंशन स्पान खत्म हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in ml dissolve in या present in, dissolve in 100 ml of solution। ठीक है? तो अगर फॉर्मूला बनाए तो परसेंटेज V बाई V होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसमें लेना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना बेटा। अच्छा, अब क्या वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी है भाई? भाई वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना? 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो।
तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई एम सॉरी, मेरा भी अटेंशन स्पान खत्म हो गया। यस, तो क्या देते? अच्छा, परसेंटेज वाली टर्म में बेटा यूनिट जो है ना वो सीजीएस लेने पड़ेंगे, एमएल, ग्राम। ऐसा तो कोई सवाल नहीं कि सर एमएल ही क्यों, लीटर क्यों नहीं। लेबोरेटरी में जाता, केमिस्ट्री बेटा बेसिकली लेबोरेटरी का सब्जेक्ट है, तो लेबोरेटरी में ब्यूरेट पिपेट यूज करते हो ना, 10 ml 25 ml के सिंटेक्स की टंकी होती है 2000 लीटर की, टंकी के अंदर कूद के प्रैक्टिकल कर रहे हो, टंकी के अंदर से चिल्लाएगा पीपे डाल, एमएल में होता है ना बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम एमएल यूज करेंगे, मोलारिटी में लीटर आता है बट क्वेश्चन तो एमएल में ही होता है, सीजीएस यूनिट, ठीक है, एमएल, ग्राम वगैरह। क्या ये समझ आया? अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करो, रफ में करो। हाँ, नोट्स घर जाके आराम से बना लेना। रेडॉक्स वाला चैप्टर आपने फिजिकल में लिखा था लास्ट में, उसमें 2-3 पेज छोड़ के आगे कंटिन्यू करना, फिजिकल में ही लिखना है। हाँ, how many ml of ethanol, how many ml of ethanol, मेरा फेवरेट सवाल है ये, should be added, how many ml of ethanol should be added to 250 ml of water, to 250 ml of water, so that 80% V by V, 80% V by V solvent containing solution is prepared. 80% V by V solvent containing solution is prepared. 4 ऑप्शन है बेटा, फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं मैंने, आप चाहो तो कैलसी का भी यूज कर सकते हो। ए, कैलसी की जरूरत पड़ी? भाई 200 ml, देखो बेटा फॉर्मूला ये रहा, परसेंटेज V by V दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में निकालना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, इनटू, तो यहां से x निकाल लो, 80 इंटू 250 डिवाइडेड बाय, हो गया, कितना आया ये? चलिए वेरी नाइस, ये गलत है, x प्लस 250 आएगा, तो 80 इज इक्वल टू x अपॉन
क्योंकि बेटा इसी फॉर्मूले के नीचे मैंने ये भी तो लिखा है। हेलो, क्या आपको इथेनॉल का वॉल्यूम मालूम है? वो तो निकालना है, और इथेनॉल और पानी को मिक्स करोगे वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हाँ या ना? तो 250 ml वाटर प्लस अमाउंट ऑफ इथेनॉल। तो ये फॉर्मूला देखा आपने, नीचे ये नहीं देखा? ये हमें निकालना है, और सॉल्वेंट जो कि पानी है वो दिया है 250, तो यहां आप लिखोगे 250 प्लस एक्स इंटू 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर गलत आएगा, ये भी मत करना। तीसरा और सही क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 80% V/V सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन, और जस्ट अभी मैं बोला कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है, अभी बोला ना मैं, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है। अब 80% V/V सॉल्वेंट, दैट मीन्स 20% V/V ऑफ सॉल्यूट। तो अब इसको सॉल्व करोगे ना, हाँ, तो x की वैल्यू आएगी ये। और देखो जेई वाला आपसे यही गलती करवाएगा, और मैं तो पूरे 11th में कह रहा था आपको जो आंसर सही लग रहा है वो अगर ऑप्शन में है तो सीना चौड़ा हो जाएगा ऐसे कि जेई तो मैं यूं निकाल लूंगा, फालतू 2 साल टेंशन लिया मैंने। फिर जब आंसर की आएगी ना तो 2 दिन के लिए स्टेटस ब्लॉक, इंस्टाग्राम से गायब, फेसबुक प्रोफाइल डिलीट। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जेडब्ल्यू वाला डायरेक्ट आपसे नहीं कह सकता कि तू गधा है, वो तुझसे फॉर्म भरवाएगा, फॉर्म भरवाने का पैसा भी ले लेगा, एग्जाम में ऐसे सवाल डालेगा तू खुद ही फेल हो जाएगा, है कि नहीं? समझ आया बेटा? सवालों में ध्यान रखो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्या ये मुश्किल सवाल था? पर एक तो आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए, और दूसरा परसेंटेज कन्वर्ट करना भूल गए। और ये सच में PYQ, मजाक नहीं कर रहा हूं, सवाल बहुत आसान है, बट बच्चों से वो ये गलती करवाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर आ जाए तो सीना चौड़ा मत करो, अपने आप पे डाउट करो कि मेरा कैसे हो गया, फिर से क्रॉस चेक करो। और बेटा कई बार सही आ भी जाता है, डरो मत, आपसे कई बार 5-6 सवाल तो हो ही जाएंगे ना आपसे, सभी में डाउट करो ऐसा भी मत करो कि OMR टिक ही नहीं किया, कुछ सब ब्लैंक कर दिया, भरोसा ही नहीं बोले। चलिए, तो ये जस्ट अभी मैंने समझाया बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, और एक एग्जांपल लिखा है मैंने, देखो यहां अगर आपसे कहे कि भाई 30% V/V यूरिया सॉल्यूशन, 30% V/V यूरिया, तो बेटा इसमें यूरिया कितना हुआ, वाटर, और टोटल सॉल्यूशन, समझे? अच्छा, ये भी बता दिया मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो आप ऐड कर सकते हो। एक्सटेंसिव इंटेंसिव जानते हो ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली ऐड हो, जैसे मास हो गया, मोल हो गया, इंटेंसिव को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ये अभी सॉल्व किया हमने मस्त एकदम। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज, दूसरी टर्म कौन सी थी? हाँ, परसेंटेज W/V। तो भाई इसमें आएगा डेफिनेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, अब बेटा ये अमाउंट किस में लेनी है? ग्राम में। डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? अरे खूंखा नहीं जो ना, पैमान डकैत। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू, ठीक है भाई? तो वही एग्जांपल अगर यूरिया वाला मैं यहां लिखूं कि 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन, तो बताओ बेटा इसमें यूरिया कितना, सॉल्वेंट कितना? जब बच्चे हैं ये तो, कितने प्यारे बच्चे हैं। 100 ml पानी में से आपने 30 ग्राम माइनस किया, और ये फोकस हो रहा है कि सर ये दूसरी बार बोला,
और मजेदार, इन सबके वॉलपेपर में आईआईटी मद्रास या दिल्ली होता है, ऐसी गलती। अच्छा एक और बात, एक और, क्या यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बोलो दर्शी, लिख सकता हूं ना ऐसे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह ये लिख सकता हूं ना, कैसे कैसे कैसे, ऊपर में ये लिख रहा हूं, नीचे में ये लिख रहा हूं। बेटा ये डायरेक्ट एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एक सॉलिड, इसलिए तो कह रहा था इसका मतलब समझो, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। चल एक और बात, 50 ग्राम शुगर 50 ग्राम नमक, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, यस और नो? दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, दोनों सॉलिड है यार। अच्छा 50 ml अल्कोहल 50 ml वाटर, टोटल 100 ml। अच्छा 100 ml वाटर 10 ग्राम नमक, टोटल 110। भाई 10 ग्राम उसमें डिसोल्व हो जाएगा कि नहीं? आप 250 ml पानी के ग्लास में जब शुगर या नींबू पानी बनाने के लिए शुगर वो सब डालते हो तो बाहर आ जाता है, सब ऐड हो जाता है कि उसमें डिसोल्व हो जाता है। सर डिसोल्व हो ये जरूरी है? हाँ बेटा, तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिसोल्व हुआ नहीं, होमोजीनियस बना नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगा ही नहीं। तो यहां जो भी एग्जांपल आएगा उसमें स्पेसिफिकली इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। नहीं समझा मेरा लाल? चल एक और एग्जांपल देता हूं, 10% W/V NaCl सॉल्यूशन। तो क्या इसमें NaCl हुआ 10 ग्राम? हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसमें सॉल्वेंट जो कि पानी है ना बेटा, वो भी 100 ml है, और जब इसको इसमें मिलाओगे तो सॉल्यूशन भी 100 ml का ही बनेगा, ऐड नहीं होगा। JW करूँ या ना? तो परसेंटेज W/V में ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले वो सब बता दिया था कि सॉल्यूट किस फेज में है, ध्यान रखो। आपका अटेंशन स्पान खत्म हो गया, मैं समझ सकता हूं, बट मेरा टाइम बाकी है अभी, तो आपको ध्यान देना है, दो नहीं देना है तो भी दो, बोर्ड तो क्लियर करना ही है ना। नहीं कुछ बच्चे होते हैं कि सर आप में हिम्मत है तो मुझे पास करके दिखाओ, तो अभी मेरे में नहीं है हिम्मत। मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, जो तू चाहता है वो हो। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये मजाक नहीं है। आपका टारगेट भले जेई नीट ना हो, बोर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। तो पहले 3 चैप्टर न्यूमेरिकल वाले उसको ठीक से समझ लो और आराम से पढ़ो। अगर पहले 3 चैप्टर में ग्रिप है तो आप 40-50 तो आराम से क्रॉस कर लोगे। और 12th वाले ना, उनकी फेयर बुक देखना आप, आपके साथ भी यही होगा। फर्स्ट चैप्टर की फेयर बुक गजब होती है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरिंग वलरिंग करेंगे। दूसरे चैप्टर की ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, तीसरे चैप्टर से हो गई नहीं। तो पहले 2 चैप्टर की फेयर बुक बनती है, सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल विथ क्वेश्चन अच्छे से लिखते हैं। हाँ फिर दूसरे तीसरे चैप्टर से सब गायब। फिर फिजिक्स की बुक में केमिस्ट्री का आधा चैप्टर मिलेगा, मैथ्स की बुक में बायो का चैप्टर मिलेगा। ऐसा भी देखा है हमने तो। हाँ हाँ, बायोलॉजी की क्लास में तो अंधेरा होता है ना, मैथ्स वाला आके बैठ जाएगा टीचर। और हमें यह भी पता है कि कौन सा बच्चा किसके साथ बैठेगा, कौन किसके बाजू में बैठेगा, कौन एब्सेंट है, वो आप लोगों के चेहरे से ही पता चल जाता है कि आज कोई एब्सेंट है तो मजा नहीं आ रहा। आप ही को देख रहा हूं, आपकी फ्रेंड नहीं ना आज। चलेगा, कोई बात नहीं, समझ में आए ना सब कि उसके साथ फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ क्या ये समझ आया भाई? तो W/V में ध्यान रखना, जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉलिड है, जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो लिक्विड है, और फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड। तो यहां ये नहीं करना है, यहां इन दोनों का मतलब ये होता है बेटा दोनों सेम। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। चलिए तो ये बता दिया मैंने। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो देखो ये गलती की वो लिखा है, तो फिर उसके लिए डेंसिटी चाहिए होगी। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी नहीं है तो फिर वो आपको सॉल्वेंट की कैलकुलेशन नहीं पूछ सकता। जो कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? अभी मान लो डेंसिटी दी है 1.2, इसमें जो एग्जांपल है वो बता रहा हूं, ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर यहां से आपको मास निकाल के फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन करेंगे, अभी रुको ना। फॉर्मूला समझ में आ गया? डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते इस केस में,
अच्छा, अब ये तो बच्चे बच्चे को जानता मालूम भी है, कल्पेश भाई भी सॉल्व कर लेते हैं मोलारिटी को। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब यहां से एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी लाइफ में, वो भी ध्यान रखना, और वो ये है कि सिंबल ए या 1 किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और सिंबल बी हो या 2 हो वो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो बेटा अगर मैं लिखूं W2 तो ये किसका वेट है, सॉल्यूट का, ध्यान रखना। W1 लिखूं मतलब M1 मतलब मोलर मास, मोलरिटी नहीं सॉरी मोलर मास, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। तो ये टर्म्स ध्यान रखना, कहीं रेफरेंस बुक में हो सकता है इसमें भी ए लिखा हो, WA। इन शॉर्ट सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट को प्रायोरिटी मिलेगी, A1 जो भी हो वो किसके लिए होगा। तो आपको डेफिनेशन बेटा पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल की जगह वेट अपन मोलिकुलर वेट, और अगर वॉल्यूम लीटर की जगह ml में है, मोस्टली हम यही यूज करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका यूनिट, सर आपने आगे की 2 टर्म में यूनिट नहीं बताया, परसेंटेज में नहीं होता ना यूनिट बेटा, परसेंटेज में क्या यूनिट होता है, तेरे मैथ्स में कितने परसेंटेज थे, तो बोले है 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परसेंटेज वाली टर्म में यूनिट नहीं होते। मोलारिटी का यूनिट है मोलार, दूसरा यूनिट है मोल पर लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा ना, कैलकुलेट मोल पर लीटर, उसी का मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी में कोई दिक्कत, पक्का। इसकी प्रैक्टिस भी आपने 11th में खूब की होगी, इसमें भी करेंगे, डोंट वरी। एंड बेटा लास्ट में है नॉर्मालिटी। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है, खुद ही ट्राई कर लेना है, अमाउंट दिया है, मैं अभी होमवर्क में भी दे रहा हूं मोलारिटी का। क्या एन फैक्टर के बारे में मैंने आपको रेडॉक्स में विस्तार से बताया है, भर भर के एन फैक्टर का यूज करके रेडॉक्स कैसे बैलेंस करना है वो भी बताया है। तो फिलहाल मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, जो नए बच्चे हैं वो मुझसे अलग से मिल ले। आपको तो पता है ना एन फैक्टर, एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर बेस, ऑक्सीडेशन के लिए, रिडक्शन के लिए, रेडॉक्स के लिए। फिर अगर एन फैक्टर निकालना आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंसिंग हो जाती है। फिर भी डेफिनेशन देख लो। नॉर्मलिटी में बेटा यूज होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या यूज होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोलारिटी में बेटा क्या लिखते हैं, मोलारिटी में लिखते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मलिटी में लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, वो मोल इंटू एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। अब मोल निकालना नहीं आता बेटा तो फिर वही बस समझ जाओ, मोल निकालना तो आता है ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो। अब एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, रिमूवेबल H प्लस, बेस के लिए एन फैक्टर रिमूवेबल OH माइनस। हर H प्लस दिखने वाली चीज एसिड नहीं होती, हर OH माइनस दिखने वाली चीज, जैसे मैंने ये 3 एग्जांपल आपकी फेयर बुक में रेडॉक्स में भी लिखे हैं आपने, पर मोस्ट ऑफ द केस बेटा यही केस आता है, HCl, NaOH, H2SO4 ये सब। तो बेटा बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना, तो इसका एन फैक्टर 1, और जब जब एन फैक्टर 1 हो तब तब नॉर्मलिटी और मोलारिटी एक ही है। इसलिए आप N1V1 N1V2 की जगह M1V1 M2V2 लगा देते हो ना प्रैक्टिकल में, तो उसमें आप उसका एम पर ना, उसमें HCl वर्सेस NaOH का टाइट्रेशन होगा, नहीं तो डायरेक्ट करना, आप उसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो H2SO4 का एन फैक्टर, बेसिकली मेरी एक हिंट अगर आप मानो तो, अगर सवाल पूछा है नॉर्मलिटी का, अच्छा पहली बात नॉर्मलिटी टेक्स्ट बुक में है नहीं 12th में, हाँ, तो जिनको सिर्फ बोर्ड करना है उनके तो मजे ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर नॉर्मलिटी नहीं है तो बोर्ड में MCQ में नहीं आएगा, बात खत्म। तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए जिनको हायर जेई मेंस या नीट में ठीक ठाक स्कोर करना है उनके लिए। तो नॉर्मलिटी सब बच्चे ना करे अगर उनकी चॉइस का मामला है तो, ठीक है। वरना क्या करना बेटा, एन फैक्टर निकालना है। सवाल में जहां जहां आपसे पूछे नॉर्मलिटी, आप मोलारिटी निकालो, क्योंकि मोलारिटी में बच्चों को ग्रिप होती है, 11th में भी अच्छे खासे क्वेश्चन किए। नॉर्मलिटी पूछी हो, निकालो क्या,
मोलारिटी, और मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका नॉर्मलिटी हो जाएगा। समझ आया बेटा? नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूला याद रखो। सवाल में तुझसे नॉर्मलिटी पूछा है ना, डायरेक्ट मत निकाल, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा परेशान होगा। क्या निकालना है आपको? पहले मोलारिटी। मोलारिटी निकालना तो आसान है, वो आपको आता भी है। सवाल ये है कि अब आपको एन फैक्टर आना चाहिए, तो H2SO4 की नॉर्मलिटी निकालो। तू पहले क्या निकालेगा? मोलारिटी, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। ये आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है? बट अगेन एन फैक्टर के सारे केस पता होने चाहिए। एसिड के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस, बेस के लिए एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ OH माइनस, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर होता है मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, एंड रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन के लिए होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ये एन फैक्टर निकाल, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो इस केस में कोई रोल नहीं है, बट नॉर्मलिटी पूछे तो हम पहले क्या निकालेंगे? मोलारिटी, फिर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ये तीनों हाइड्रोजन कंसीडर होंगे, इसलिए एन फैक्टर 3 है। ये समझाया भी है मैंने। इसमें ये हाइड्रोजन रिमूवेबल नहीं है। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच है उसको काउंट नहीं करना है। तो कितने बचे? 2, और इसमें 1। तो वैसे देखने जाओगे तो इसका भी एन फैक्टर 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, पर ऐसा नहीं है। रिमूव जितने हो सकते हैं उतने H+ को ध्यान में देना है। और अगर मेरी एडवाइस आप मानो तो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करने से पहले एक बार एन फैक्टर रेडॉक्स वाली किताब अच्छे से पढ़ लेना, है ना? उसमें रिएक्शन से भी मैंने बताया था, H3PO4 प्लस NaOH, तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो एन फैक्टर 1 होगा। बट H3PO4 प्लस MgOH ट्वाइस है तो 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो एन फैक्टर 2 होगा। तो सिर्फ डायरेक्टली पूछे कि इसका एन फैक्टर कितना तो बोल देंगे 2, अदरवाइज रिएक्शन देख के करना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या, ज्यादा सोचो मत यार, बोर्ड करना है ये छोड़ देना है, क्यों मगजमारी कर रहा है? जे नीट करना है तो फिर कर, आगे बढ़ो, ठीक है? लिखा हुआ है मैंने रेडॉक्स के लिए क्या होता है वो सब, पर मेरी अभी तो आप ये वाला सेक्शन ही मत लिखो, क्योंकि ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है रेडॉक्स। रेडॉक्स की फेयर बुक है कि नहीं? मारी आबरू ना करता रहा है तो मैं तो काल उठीन के कई कराव तो नहीं पंड्यो तो रेडॉक्स में બધું કરાયું, હરિહંતા ક્વેશ્ચન ને સોલ્વ કરાયા। હવે તું રિવિઝન કરને ભાઈ ભાર્ગવ, તને બહુ ફૂક ઢાંસણું થઈ ગયો, પ્લાસ્ટિક કે આચાર પેટમાં કેટલું જાય, જો એનું ઢાંકણું જોજે, બધા ઢાંકણા હાલ દે અને ખાઈ જશે। તો ચિંગમ મિંગમ આવ્યા તો હાલ દે ને આજે આ એ છેલ્લી બેન પર ચિંગમ ચોંટાડીને બેસતો હોય છે। तो नॉर्मलिटी आप स्किप, अरे डायरेक्ट बाहर जवानुं छे, टेडी डे छे एटले एन फैक्टर पता होना चाहिए। और नॉर्मलिटी के सवाल में पहले क्या करना है? मोलारिटी, उसके बाद उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है? एन फैक्टर जो नहीं आता वो मुझसे बाद में मिल लेना, अभी लेक्चर के बाद। अच्छा अभी वो नोट्स निकालो, थियरी नोट्स, ये वाली थियरी। अच्छा ये फाइल जो मैं शेयर कर रहा हूं आपको वो लिखना है फेयर बुक में। इसमें से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करके, मेरी बात समझे? इसकी पीडीएफ शेयर करो ना फेयर बुक में, आपको वो लिखना है। इसमें आप अगर देखो तो पेज नंबर 3 से ही शुरू हो रहा है, क्या बात है? अच्छा पढ़ लेना सब, है ना, आराम से। आप पेज नंबर 6 देखो, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लिखा है, उसमें 1.1, 1.2, 3 नहीं, हाँ 1.1, 1.2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा मैं ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, तो वो मैं बता नहीं रहा हूं अभी, आप जानते होंगे आई होप। हाँ तो सीधा अप्लाई कर देना। हाँ बस अब वो MCQ वाले शीट दो।
एक मिनट, वन टू 20 कर लेना, एमसीक्यू 1 to 20 कर लेना। सुनो, अभी सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म नहीं हुई, इसलिए सिर्फ 1 to 20 दे रहा हूं, उसके बाद तो पीछे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूरी कर देंगे। फिलहाल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इंफॉर्मेशन बेस है, इंडस्ट्री में कहां यूज होता है वो सब देखें। तो ये पीडीएफ जो मैं आपको शेयर करूं वो लिखनी है। सुनो, फेयर बुक में पहले ये लिखना, उसके बाद जो मैंने न्यूमेरिकल दिए होमवर्क में वो फेयर बुक में लिखना, और एमसीक्यू इसी में सॉल्व करना। उसके लिए अलग से बुक बनाओ, ऐसा मत करो, ठीक है? डन।